नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भारत पाकिस्तान मैच से पहले स्वदेश लौटेंगे ये भारतीय खिलाड़ी, बीसीसीआई ने क्यों उठाया ऐसा कदम। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत पाकिस्तान मैच को लेकर क्या कुछ बोले बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली। जाने तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव 41 महीने बाद आ रहे हैं पटना, राबड़ी आवास पर हलचल, आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी भारत पाकिस्तान को धूल चटा आएगा और भारत की जीत होगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। भारत पाकिस्तान मैच से पहले स्वदेश लौटेंगे ये भारतीय खिलाड़ी, बीसीसीआई ने क्यों उठाया ऐसा कदम। जी हाँ दोस्तों, टी20 विश्व कप 2021 में 24 अक्टूबर यानी आज भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है। इससे पहले बीसीसीआई ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया के खेमे में शामिल 4 खिलाड़ियों को भारत वापस भेजने का फैसला किया है। करण शर्मा, शाहबाज नदीम, कृष्णप्पा गौतम और वेंकटेश अय्यर वो खिलाड़ी हैं जिनको स्वदेश लौटने का ऑर्डर मिला है। ये प्लेयर्स बतौर नेट गेंदबाज टीम से जुड़े हुए थे। दरअसल बीसीसीआई ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों को तैयार करने के लिए कुल 8 नेट गेंदबाज चुने थे। स्वदेश लौट रहे टीम इंडिया के खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 4 नवंबर से हो रही है। उमरान मलिक, आवेश खान, हर्ष पटेल और लुकमान मेहरवाला को टीम इंडिया के साथ बरकरार रखा गया है और यह सभी पूरे विश्व कप में टीम के साथ रहेंगे। बीसीसीआई ने तेज गेंदबाजों को ज्यादा अहमियत दी है। एक न्यूज इदारे से बात करते हुए बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, टूर्नामेंट शुरू होने के बाद इतने नेट सेशन नहीं होने वाले हैं। इसी वजह से नेशनल सिलेक्टर्स को लगा कि इन बॉलर्स को सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में खेलना चाहिए, जिससे उनको मैच प्रैक्टिस मिलेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर क्या कुछ बोले बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली। जाने जी हाँ दोस्तों, दुबई में टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 24 अक्टूबर से करेगा। भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ है। यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर शाम के वक्त खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों को भारत और पाकिस्तान के मैच का बेसब्री से इंतजार रहता है। एबीपी न्यूज ने इस टी20 वर्ल्ड कप में भारत के आगामी मैचों को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली से खास बातचीत की। पिछले 8 सालों से भारतीय टीम कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। इस पर सौरव गांगुली ने कहा, ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त भारत जीतेगा ही, ऐसे गैप्स आते रहेंगे। 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता, 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता, 2003 में भारत ने विश्व कप का फाइनल खेला। उसके बाद 2014 में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान से भारत हार गया। फिर भारत 2019 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला। अब हर साल एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, जो पहले नहीं होता था, इसलिए ऐसे समय आएंगे। लालू यादव 41 महीने बाद आ रहे हैं पटना, राबड़ी आवास पर हलचल, आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोश। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद 41 महीने बाद पटना आ रहे हैं। इसको लेकर पटना में आरजेडी कार्यालय और राबड़ी देवी के निवास पर चहल पहल बढ़ गई है। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक 27 अक्टूबर को लालू यादव कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार भी कर सकते हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव भी रहेंगे। बता दें कि इसी साल 30 अप्रैल को उन्हें चारा घोटाले मामले में जमानत मिली थी। तब से वो दिल्ली में अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर रह रहे थे। अब रविवार को वे पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के साथ पटना आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव 20 अक्टूबर को पटना आने वाले थे, लेकिन तब डॉक्टरों ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी थी। तेजस्वी यादव ने तब कहा था कि जब डॉक्टर लालू यादव को यात्रा करने की इजाजत देंगे तभी वो आएंगे। लालू यादव दिसंबर 2017 में पटना से रांची चारा घोटाले मामले में पेश होने गए थे, जहां से सीबीआई कोर्ट ने एक मामले में जेल भेज दिया था। तब से वो इस साल अप्रैल 2021 तक जेल में रहे। इस बीच 2018 के 10 मई को लालू अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में शामिल होने पैरोल पर पटना आए थे। लालू यादव के पटना आने से की खबर से आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते लालू प्रसाद यादव सभी कार्यकर्ताओं से शायद ही मिल पाएंगे। राबड़ी आवास में लालू प्रसाद के आगमने से पहले उनके रहने के इंतजाम किए जा रहे हैं, चूंकि लालू प्रसाद की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। ऐसे में राबड़ी आवास में मेडिकल टीम की देखरेख में उनके लिए एक विशेष कमरा तैयार किया जा रहा है। फिलहाल लालू प्रसाद के लिए बन रहे कमरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया गया कि पटना आगमन के बाद लालू प्रसाद की सेहत को देखते हुए एक मेडिकल टीम 24/7 उनके साथ मौजूद रहेगी। वहीं परिवार से भी सिर्फ 4 से 5 सदस्यों को ही उनके कमरे में जाने की अनुमति होगी। चूंकि लालू प्रसाद लंबे समय बाद बिहार आ रहे हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं में उत्साह है। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, 14-29 नवंबर तक करेगी प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को कहा, हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ लगातार आंदोलन करने जा रहे हैं। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक बड़े पैमाने पर अभियान चलाएंगे। विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा निकालने जैसे कार्यक्रमों का गवाह बनेगा। उन्होंने कहा, इन 15 दिनों के दौरान एक सप्ताह में पूरी कांग्रेस समितियां पूरे देश में अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा भी करेंगी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव के अनुसार करों को कम किया जाना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने शनिवार को चेन्नई में कहा, यह केवल सरकार का लालच है जिसने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की है। इसलिए आरबीआई कहता है कि पंप की कीमतें कम कराधान के लायक हैं। आरबीआई बार बार सरकार से कह रहा है कि पंप की कीमतें कम होनी चाहिए। देश भर में शनिवार को लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। 0.35 रुपए की बढ़ोतरी के साथ राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 107.24 रुपए प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत उसी राशि से बढ़कर 95.97 रुपए प्रति लीटर हो गई। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमत प्रति लीटर क्रमशः 113.12 रुपए और 104.00 रुपए है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने जनता को कष्ट देने के रिकॉर्ड बनाए, प्रियंका ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर कहा। जी हां दोस्तों, अक्टूबर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर रविवार को केंद्र पर हमला बोला और आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जनता को कष्ट देने के रिकॉर्ड बनाए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की जिसमें कहा गया है कि इस वर्ष पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड 23.53 रुपए की वृद्धि हुई है। प्रियंका ने हिंदी में ट्वीट किया, मोदी जी की सरकार ने जनता को कष्ट देने के मामले में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, मोदी सरकार में सरकारी संपत्तियां बिक रही, मोदी सरकार में पेट्रोल की कीमतें एक साल में सबसे ज्यादा बढ़ी, मोदी सरकार में। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी वही मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए सरकार पर हमला बोला और ट्वीट किया, अच्छे दिन। शनिवार को लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल कीमतों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 35-35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ मई 2020 की शुरुआत से यानी 18 महीने से कम समय में पेट्रोल 36 रुपए लीटर महंगा हो चुका है। इस दौरान डीजल कीमतों में 26.58 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 107.24 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 95.97 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार को मुकेश सहनी की धमकी, 4 सीट वाला पावर खींचेगा तो सरकार गिर जाएगी। जी हां दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा से मुकेश सहनी ने एक तरह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को धमकी दे डाली। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में 4 सीट वाला अगर अपना पावर खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगी। इतनी ही नहीं, मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि आने वाले 2025 के चुनाव के बाद निषाद का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने मिर्जापुर में जन चेतना रैली का आयोजन किया था। मुकेश सहनी की रैली तो उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन उन्होंने यहीं से बिहार को साधने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि सिर्फ बिहार से लड़ाई लड़कर दिल्ली नहीं पहुंचा जा सकता है, इसलिए आने वाले समय में 5 राज्यों में तैयारी करने जा रहे हैं। मुकेश सहनी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने यूपी से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक तरह से धमका दिया। मुकेश सहनी ने कहा, हमारी पार्टी ने समर्थन दिया तो बिहार में मुख्यमंत्री बना, बिहार में 4 सीट वाला अपना पावर खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगा। 2025 में निषाद का बेटा बिहार का सीएम बनेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला आज, कौन मारेगा बाजी, क्या कहते हैं आंकड़े। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में आज महामुकाबला है। भारत और पाकिस्तान की टीमें आज भिड़ने वाली हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों आमतौर पर क्रिकेट के मैदान में आमने सामने नहीं होते हैं और केवल आईसीसी टूर्नामेंटों में उनके बीच टकराव होता है। भारत का T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ 5-0 का रिकॉर्ड है और वो इसे 6-0 करना चाहेगा। दूसरी तरह पाकिस्तान का मकसद भारत के खिलाफ विश्व कप में हार का क्रम तोड़ना होगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली इस मुकाबले को किसी जंग की तरह नहीं बल्कि सामान्य मैच की तरह देख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को भरोसा है कि उनकी टीम इस बार समीकरणों को बदल देगी। हालांकि दोनों टीमें मैच की गंभीरता को नहीं देख रही हैं, लेकिन दोनों टीमें यह जानती हैं कि इस मैच का नतीजा दोनों के लिए कितना मायने रखता है।
मैच में सिर्फ दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, बल्कि दोनों देशों के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की भावनाएं इसके साथ जुड़ी रहेंगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली का T20 कप्तान के रूप में यह आखिरी टूर्नामेंट है और वो इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहेंगे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ अपने दोनों अभ्यास मैच बेहद आराम से जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने एक अभ्यास मैच जीता है और एक हारा है। लेकिन अब अभ्यास की बात नहीं बल्कि सीधे मैच की बात है, जिसमें जो बेहतर प्रदर्शन करेगा वही जीतेगा। पाकिस्तान ने इस मुकाबले के लिए अपनी अंतिम एकादश 24 घंटे पहले ही घोषित कर दी, जबकि भारत को अपनी संतुलित एकादश ढूंढने का इंतजार है। पाकिस्तान ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, हारिस राउफ और शाहीन आफरीदी को शामिल किया है। भारतीय एकादश में सबसे बड़ा सवाल ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को शामिल करने को लेकर है। विशेषज्ञों का मानना है कि मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को टीम में जगह मिलनी चाहिए। हालांकि कप्तान विराट ने अश्विन की काफी सराहना की है, लेकिन यह पिच की परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि अश्विन के अनुभव को जगह मिलती है या वरुण का चौंकाने वाला तत्व शामिल किया होता है। भारत और पाकिस्तान दोनों 2 साल बाद एक दूसरे से भिड़ेंगे। आखिरी बार उनका मुकाबला 2019 के विश्व कप में हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 89 रन से हराया था। T20 में दोनों टीमें पिछले 5 सालों में पहली बार आमने सामने होंगी। आखिरी बार दोनों 2016 के T20 विश्व कप में कोलकाता के ईडन गार्डन में भिड़ी थी, जिसमें भारत 6 विकेट से जीता था। बाराबंकी में प्रियंका गांधी की घोषणा, किसानों का कर्ज माफ करने के साथ 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने के प्रयास में लगी कांग्रेस ने शनिवार को प्रदेश के 3 जिलों से कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना किया। 9 दिनी यह तीनों यात्राएं 27 जिलों में पहुंचेंगी। बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने बड़ी घोषणा भी की। बाराबंकी के तमरसेपुर ग्राम में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना करने से पहले प्रियंका गांधी वारा ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पार्टी की प्राथमिकता की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2022 में हमारी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 40% सीट आरक्षित कर चुकी है। इसके साथ ही इंटर-पास छात्राओं को स्मार्टफोन तथा स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार बनने पर गेहूं व धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपया तथा गन्ना का 400 रुपया प्रति क्विंटल रखा जाएगा। इसके साथ सरकार बनने पर गरीबों को 25,000 रुपए की मदद और सबका बिजली बिल हाफ तथा कोरोना काल का बिल माफ होगा। प्रियंका गांधी ने इन घोषणाओं के बाद कहा कि हम तो किसानों के हितैषी हैं। यूपी में हाल ही में लखीमपुर खीरी में क्रूरता से किसानों को कुचलकर मारा गया है। यह ऐसा हादसा है जिससे पूरे देश को समझ आ रहा है कि यह सरकार किसानों का कैसे भला कर रही है। जिसने किसानों को कुचला उसको पकड़ने में सरकार ने कितनी देरी लगाए। आज तक उसका पिता मोदी जी की सरकार में मंत्री है। यह तो इनके काम की एक मिसाल है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करेगा आरएसएस का संगठन। भारतीय मजदूर संघ इस वजह से आक्रोशित। जी हां दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश को लेकर विपक्ष की ओर से आलोचनाओं का सामना कर रही मोदी सरकार को अब अपनों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध करने के लिए 28 अक्टूबर को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। एएनआई से बात करते हुए भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के ऑल इंडिया सेक्रेटरी गिरीश चंद्र आर्य ने कहा, बीएमएस की समन्वय समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के सरकार के फैसले का विरोध करने का फैसला किया है। आंदोलन के लिए पहचान रखने वाले सभी ट्रेड यूनियनों को सरकार की इस नीति का विरोध करना चाहिए, लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना। ऐसी स्थिति में हमने राष्ट्रव्यापी धरने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि सत्ता में कौन है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हमारा रुख समान रहना चाहिए। यह महसूस करना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र बहुत अच्छा लाभांश देता है। केंद्र सरकार इसे क्यों बेचना चाहती है। आर्य ने कहा कि उन्होंने एनएचपीएल, बीएसएनएल और बीएचईएल सहित स्टील, पावर, टेलीकॉम, बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर के लोगों को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा, सरकार विनिवेश के मोर्चे पर विफल रही, सरकार निजीकरण के मोर्चे पर भी विफल रही। सरकार ऐसे अर्थशास्त्रियों की मदद से काम कर रही है जो इन कदमों को बढ़ावा देते हैं। वो देश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद कहती है सरकार बिक्री नहीं कर रही है। मैं मनाता हूं कि इस कदम से सरकार पट्टे पर डाल रही है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा था कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश की नीति को मंजूरी दी है, जो सभी गैर रणनीतिक और रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन बीजेपी के लिए बना खतरा।
आरएसएस ने भाजपा को दी ये चुनावी सलाह। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में पिछले कई महीनों से पंजाब, यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान धरना दे रहे हैं। अब पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में किसानों का सरकार के विरोध में खड़ा होना बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अब आरएसएस ने भी भाजपा को खतरे की झंडी दिखा दी है और उसे प्रदर्शन कर रहे किसानों तक पहुंचने के लिए कहा है। आरएसएस ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बचाने के लिए अपना स्टैंड बदलने की सलाह दी है। संगठन ने यह भी कहा है कि पार्टी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वो चुनाव तक अल्पसंख्यकों और अन्य जाति समूहों को अलग थलग न करे। आरएसएस के संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल ने पिछले एक हफ्ते में यूपी, खासकर पश्चिमी यूपी के कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर जमीनी हालात का जायजा लिया है। कई दिनों तक हुई बैठकों के दौरान भाजपा नेताओं को सलाह दी गई कि वे सिखों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों या जाटों जैसे जाति समूहों का विरोध न करें। संघ में उच्च पदस्थ सूत्रों ने पुष्टि की है कि बैठकें स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने से पहले गलतियों को सुधारने की एक कवायद थी। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा और कुछ भाजपा नेताओं के बयानों से पार्टी की छवि को भारी नुकसान पहुंचा है और आरएसएस को लगता है कि पार्टी इस तरह का जोखिम नहीं उठा सकती, खासकर चुनावी राज्यों में। संघ आलाकमान ने अलग अलग बैठकों में विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों के भाजपा नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान एक ही बात निकल कर आई कि आंदोलनकारी किसानों के गुस्से को दूर करने के लिए बीजेपी सुचारू रूप से काम करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया, वरुण गांधी ने फिर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी आजकल अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर ऐसे किसान का वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो अपनी धान के ढेर में आग लगा दिया है। किसान धान नहीं बिकने से बहुत दुखी था। इसको लेकर वरुण गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के किसान समोद सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में मारे मारे फिर रहे थे। जब धान बिका नहीं तो निराश होकर इसमें स्वयं आग लगा दी। इस व्यवस्था ने किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। कृषि नीति पर पुनर्चिंतन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। गौरतलब है कि आजकल वरुण गांधी बीजेपी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो बीजेपी से ही सांसद हैं, लेकिन उनके तेवर बता रहे हैं कि वो अपनी ही पार्टी से इन दिनों नाराज चल रहे हैं। इससे पहले भी वरुण गांधी किसानों के मुद्दे पर हमलावर रहे हैं। किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो भी ट्वीट कर चुके हैं। उन्होंने लिखा था, वाइज वर्ड्स फ्रॉम अ बिग हार्टेड लीडर, यानी कि बड़े दिल वाले नेता के समझदार शब्द। पहले भी वरुण गांधी बार बार किसानों और स्थानीय नागरिकों के साथ खड़े दिखे हैं। वरुण कई बार किसानों के हक में आवाज बुलंद करते हुए गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने, किसानों की बात सुनने की अपील करते रहे हैं। इसके पहले लखीमपुर खीरी कांड पर भी वरुण गांधी ने ट्वीट किया था। वरुण ने कहा था कि लखीमपुर खीरी हिंसा को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। वरुण ने लिखा, लखीमपुर खीरी को हिंदू बनाम सिख लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। यह न केवल एक अनैतिक और झूठा आख्यान है, बल्कि इन फॉल्ट लाइंस को बनाना और उन घावों को फिर से कुरेदना खतरनाक है जिसे ठीक करने में एक पीढ़ी लग गई। हमें राष्ट्रीय एकता से ऊपर राजनीतिक लाभ नहीं रखना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लोगों को सुशासन देने में विफल रही केंद्र सरकार, गहलोत। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर लोगों को सुशासन देने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हकीकत के आधार पर फैसले करने चाहिए, तभी वो सुशासन देने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता समझदार है और वो समय आने पर केंद्र में सत्तारूढ़ लोगों को सबक सिखाएगी। यहाँ संवाददाताओं से बातचीत में गहलोत ने कहा कि देश में घुटन का माहौल बन गया है, जिसे दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पहल करनी चाहिए। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा विभिन्न जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों को डराने दबाने के लिए किए जाने के उनके आरोप के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, पूरे देश में जहां जहां चुनाव होता है वहां ये तो इनका एजेंडा है। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां सीबीआई, आयकर विभाग, ईडी के अधिकारियों को यही संदेश जाते हैं कि किस प्रकार से आपको चुन चुन वहां मैसेज देना है ताकि वहां लोग घबरा जाएं। ये इनकी टैक्टिक्स, हथकंडा है। गहलोत ने भाजपा का नाम लिए बिना कहा, जब से ये चुनाव जीत कर आए हैं यह नई परंपरा शुरू कर दी है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर लोगों में भय होता है और घुटन का माहौल बनता है। आज व्यापारी हो या उद्योगपति, ऐसा माहौल बन गया है। मोदी को चाहिए कि इस माहौल को दूर करें। मुख्यमंत्री ने कहा, लोकतंत्र में प्रेम मोहब्बत होगी, आपस में भाईचारा होगा, सरकार के प्रति विश्वास होगा, तभी सुशासन होगा। मेरा मानना है कि इसमें यह केंद्र सरकार विफल हो रही है। चूंकि मोदी प्रधानमंत्री हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि वे निगरानी करें और देखें कि हकीकत क्या है और हकीकत के आधार पर फैसले करने चाहिए, तभी वो सुशासन देने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा, वरना समय आएगा लोग इनको सबक सिखाएंगे, इनको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। कांग्रेस शासन में भी, भाजपा के शासन में भी, वाजपेयी जी थे तब भी। इंदिरा गांधी जैसी महान नेता चुनाव हार गईं। गहलोत ने कहा,
तो यह जनता किसी को बख्शने वाली नहीं। देश की जनता बहुत समझदार है। वो अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी हो सकती है, लेकिन अक्ल होशियारी में हिंदुस्तान की जनता का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक के बाद एक नौकरी लग रही है, जबकि 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाले प्रधानमंत्री गायब हैं।